वेलकम टू जेसी शो। धन्यवाद। सबसे पहले आपको अमृत महोत्सव आज़ादी की आपको भी आज़ादी का अमृत महोत्सव की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको जो है पहला चुनाव कब लड़ा? पहला चुनाव 14वीं लोकसभा का लड़ा, फिर 15वीं का लड़ा, फिर 16वीं का लड़ा। अब 17वीं लोकसभा में चौथी बार सांसद बन के आपके सामने हाजिर हूँ। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने बार बार जिम्मेदारी भी सौंपी और विश्वास भी बार बार व्यक्त किया है। चुनाव हारे नहीं कभी कोई भी? चुनाव हारा नहीं, ईश्वर की दया से, क्योंकि लोगों का प्यार बहुत मिला। पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, जनता का प्यार बहुत। देखिए, मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना 2010 में, 2017 तक अध्यक्ष रहा। अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं हिमाचल में, मन नहीं करता विधानसभा का चुनाव लड़ने का? लड़ाने का बहुत मन करता है जी। चुनाव आते दिल करता है कि अभी फील्ड में चले जाएं, लगातार लोगों के बीच में जाएं, प्रदेश और केंद्र की उपलब्धियां बताएं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम हिमाचल प्रदेश में बनाएं। इसीलिए आपके कार्यकर्ताओं के मन में है कि भाई आप चुनाव लड़ें, बीजेपी का फेस बने। भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा चेहरा मिला है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी आज देश के नहीं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और मोदी जी जब आएंगे, जनता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हम भी जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। कुछ दिनों पहले चर्चा थी कि आप पार्टी अपने आप को हिमाचल में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। बाद में मालूम पड़ा सब आपके घर आके बैठ गए, तो ये चमत्कार कैसे हुआ? प्रयास किए, कुछ लोग थे जिनको लगता था कि अरविंद केजरीवाल जी झूठ का पुलिंदा है। वो मुख्यमंत्री कम, झूठ मंत्री ज़्यादा है। झूठा प्रोपेगेंडा करना, कीचड़ उछालना, झूठे वायदे करना, ये अरविंद केजरीवाल जी की पहचान बन गई। पंजाब में देखिए, उन्होंने कहा था बिजली मुफ्त में देंगे। पंजाब में सरकार बनी तो उसके बाद बिजली तो मुफ्त देने की दूर की बात, सबसे पहले केंद्र सरकार के पास आकर सहायता मांगने का काम। और अखबारों ने तो यहाँ तक लिखा कि 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मांगना चाहते हैं, मदद के रूप में पंजाब मांगना चाहती है। पंजाब जैसे राज्य को हमने बहुत मदद पहले भी की, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। पंजाब देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की सोच नज़र आती है कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, रेवड़ियाँ बांटने की बात करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद कैसे पूरा किया जाए उनको पता नहीं चलता है। तो रेवड़ी बांटने के कल्चर पर जो प्रतिबंध लगाने की बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी एक लिमिटेड कंटेस्ट में आया है, तो क्या हम कुछ उसकी अपील में आगे जाएंगे जिससे कि कानून बने और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए? जगदीश जी, मुझे लगता है आप जैसे वरिष्ठ लोगों को ये टीवी पर डिबेट भी करनी चाहिए कि श्रीलंका के क्राइसिस के पीछे कारण क्या है, दुनिया के देशों में ऐसी परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई, बांग्लादेश का कर्जा क्यों बढ़ा, ऐसे ये दुनिया भर में जो देश हैं उनमें स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं। हम हिंदुस्तान के कई राज्य देखें जो कल तक कैश रिच स्टेट्स थे, अब वो भी कर्जदार हो गए हैं। कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो उन राज्यों को कर्जे में डुबो रही हैं, ये जानना, इनका अध्ययन करना, उनमें सुधार करना बहुत आवश्यक है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बहुत बड़ी है, क्योंकि आयुष्मान भारत एक ऐसी कल्पना है कि पूरा अमेरिका, साउथ अमेरिका सबको जोड़ लें, उससे ज़्यादा जनसंख्या को हम लोग अपने यहाँ पर 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में देते हैं। किसी गरीब को आज हाथ नहीं फैलाना पड़ता अपना इलाज करवाने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ी पॉपुलर है। हाँ, आपने एक ऐसा विषय उठाया, आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं और मोदी जी ने कहा था, आप याद करिए 2014-15 की बात, कि जब हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे होंगे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की भी अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ घर उसमें आते थे। हमने 1 करोड़ 22 लाख के लगभग घर बनाने की काम लगभग पूरा कर लिया है। 1 करोड़ तो हम पूरा कर चुके हैं। इस साल के अंत तक 1 करोड़ 22 लाख घर बना के पूरा कर लेंगे, यानी कि 20% उससे ज़्यादा बना देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने थे वो भी हमने पूरे कर दिए। ये अपने आप में दिखाता है, मोदी जी कहते ही नहीं, उनका सुशासन, गुड गवर्नेंस,
उनका निर्णय लेने की क्षमता और लागू करने की ताकत, ये अपने आप में देश की ताकत को बढ़ाया है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो स्कीम आपने चालू की है, सब लोगों के घर में बैठे पैसा पहुंचे, एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार हो गई है। इस एक्सपेरिमेंट पे कैसे? आपने जगदीश जी एक बहुत बड़ी बात कही है कि घर बैठे पैसा पहुंच जाए। एक समय था जब राजीव जी कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूँ, 15 रुपये नीचे पहुँचते हैं। यानी कि सिस्टम में कहीं ना कहीं दीमक उसको खा जाती थी, जो अधिकारी, कर्मचारी और नेता, इनकी सांठगांठ के साथ वो सिस्टम गरीब का पैसा भी खा जाता था। कांग्रेस के समय में मोदी जी ने 45 करोड़ बैंक खाते खोले, उनको 28 करोड़ लोगों को तो डेबिट कार्ड की सुविधा तक दे दी, और यही नहीं, दुनिया की सबसे शानदार डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था यूपीआई भीम खड़ी की। मोदी से पहली बार आपकी मुलाकात उनकी निगाह पे कब पड़ी? मुझे लगता है 1995 या 95 की बात है। 1995 में जब वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री के रूप में काम करते थे, और उसके बाद तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बने। तो एज ए सिटीजन हाउ यू रेट नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? देखिए, मेरी तो पार्टी के नेता हैं, देश के नेता हैं, और मैं तो एक ही बात कहूँगा, हिंदुस्तान के 130 करोड़ की जनता का आभारी हूँ, जिन्होंने मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री एक बार नहीं 2 बार दिया है। हिंदुस्तानियों का सर गर्व से ऊंचा उठता है आज दुनिया भर में कहीं जाओ। हाउ यू परसीव हिम एज द ग्लोबल लीडर? देखिए, दुनिया के सामने बड़ी बातें तब आती हैं कि एनवायरनमेंट, हम ग्लोबल वार्मिंग को बार बार आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि पहाड़ पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, पानी का स्तर बढ़ रहा है, बरसात अलग अलग समय पर होती है, मौसम बदल गया। इससे क्या होगा? एक साथ करोड़ों लोगों की मृत्यु होगी जब भी होना शुरू होगा, और इसका इम्पैक्ट हमने देखना शुरू कर दिया है। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश अपने लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं कर रहे, बड़े कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में होता, उसको भी आज तक वो निभाने के लिए पूरे राजी नहीं हुए। लेकिन मोदी जी ने COP21 जब पेरिस में हुई, लीडरशिप फ्रंट से दी, जब दुनिया के बड़े बड़े देश चले गए थे। भारत और फ्रांस ने मिलकर क्या किया साहब? इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, हिंदुस्तान में हेडक्वार्टर बना। हमने अपनी जो लक्ष्य रखे थे समय से पहले पूरे कर दिए। और COP26 जब इस बार इंग्लैंड में हुआ, तब एक बार फिर मोदी जी ने ही दुनिया को नेतृत्व देने का काम किया। हमने आपदा के समय वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, इसको भी कृतार्थ करके दिखाया, पूरा करके दिखाया है। हमने 150 देशों को वैक्सीन देने का और दवाइयाँ देने का काम किया, जब दुनिया के देश अपने आप तक सीमित हो गए थे। हाउ यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन नरेंद्र मोदीज आइडिया ऑफ विजन ऑफ न्यू इंडिया? मोदी जी के न्यू इंडिया को तो हम जितने मर्जी शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें। मैं कई बार युवाओं से पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि नया भारत कैसा हो? तो कोई कहता है स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, सशक्त भारत, शांत भारत। तो जब मोदी जी नए भारत की बात करते हैं, तो आज जब हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश के कोने कोने में तिरंगा झंडा लिए लोग गाड़ी में, पैदल, सड़कों पर चल रहे हैं, और अपने हर घर पर झंडा लहरा रहे हैं, तिरंगा लहरा रहे हैं, तो एक नई राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति भावना, तिरंगे के मान सम्मान के प्रति भारत के लोग ये सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, बलिदान दे दिया। आज हम केवल योगदान देने की बात करते हैं, उनकी बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं, लेकिन आज प्रण लेते हैं कि हम अपना योगदान देंगे। अमृत काल में अमृत लक्ष्य निर्धारित करेंगे, और उनको पूरा करने के लिए देश को एक बार फिर महान बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, और इस अमृत काल में भारत को नई ऊंचाइयों पर, नई दिशा में लेके जाएंगे। ये घर घर तिरंगा अभियान जो है, जो सेंटिमेंट है, कैंपेन है, इतना सुपरहिट कैसे हुआ? दीवानगी की हद तक लोग झंडा लेके घूम रहे हैं, लगा रहे हैं। सोचा था ऐसा आप लोगों ने? एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे लगता है बहुत दशकों के बाद वापस आया है, बहुत दशकों के बाद वापस आया है, जब देश में कोई व्यक्ति बोले और पूरा देश माने और सुने। क्या बात। देखिए, आपदा के समय मोदी जी ने जो कॉल दी कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को, कोविड वॉरियर्स को आपने सम्मान देना है, उनके पीछे खड़े होना है,
तो लोगों ने ताली थाली से लेकर सब कुछ बजाने का काम किया, उनके पीछे खड़े हैं, ये बताया। वैक्सीन लगाने के लिए कहा, लोगों ने किया। आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप की इस्तेमाल करने के लिए कहा, लोगों ने किया। मोदी जी के ऊपर दुनिया को आज इतना विश्वास है, भारत के लोगों को इतना विश्वास है कि जो वो कहते हैं उस पर पूरी आंखें बंद करके वो विश्वास करते हैं। ये तो सचमुच एक रिसर्च का सब्जेक्ट है कि मोदी जो भी कहते हैं एक लाइन, वो लाइन स्लोगन बन जाती है, नारा बन जाती है, नेशनल सेंटिमेंट बन जाता है। और आपने ठीक से कैच किया कि 70 साल बाद पहली बार ऐसा ना है। इसको फर्दर आप कैसे एनालाइज करते हैं, ऐसा कैसे हो गया कि एक उनके सेंटेंस को लोग लेके चल देते हैं, नारा बन जाता है वो? देखिए, जब लोग पूरी ताकत के साथ पीछे खड़ा होते हैं तो आपसे अपेक्षाएं भी बहुत होती हैं। मुझे आप कोई एक ऐसा क्षण बताइए जब दुनिया भर के देशों में कभी कोई भारत का प्रधानमंत्री किया हो और जिस तरह का स्वागत, जिस तरह का अभिनंदन, जिस तरह का समर्थन मोदी जी को मिलता है कि आज से पहले मिला। ये भारतीय आबादी जो दुनिया भर के देशों में है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, एनआरआईज हैं, उनकी भी ताकत मिलती है कि उनका एक नेता, कद्दावर इतना बड़ा नेता हो गए हैं कि वहाँ पर रहने पर उनको गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं। भारत के पासपोर्ट की ताकत बड़ी है। ये भारत के लिए देखिए एक ऐसा समय आया है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये खड़ा हो रहा है। अब इसमें भारत और भारत के लोगों को ये मन बनाना है कि हमें भारत को कहाँ लेके जाना है। और देश को कभी भी आगे बढ़ना हो तो आपको एक नई सोच, बड़ा नेता, निर्णायक नेता चाहिए और उसके पीछे फिर आंखें बंद करके चलना चाहिए, क्योंकि आपको सही दिशा दे रहा है। इन 8 सालों में वो किया जो 60 साल में कोई नहीं कर पाया। 60 से बेहतर 8, अगर ये कहूँ तो खराब नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि विश्वास है लोगों का और काम है नरेंद्र मोदी जी का। झंडे की बात हम कर रहे थे, मैं श्रीनगर जाता रहता हूँ। एक ज़माना था जब मोदी जी जान को रिस्क पे लेके झंडा लगाने लाल चौक गए थे। अब कल उसी लाल चौक पे जहाँ पत्थर होते थे लड़कों के हाथ में, तिरंगा लेके लोग चल रहे थे। तो ये 370 का चमत्कार है। आप बात कर रहे हैं 90 के दशक की, जब मोदी जी गए थे। मैं 2011 की आपको बात सुनाता हूँ। कलकत्ता से लेके कश्मीर की मैंने यात्रा की, तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा। उस समय भी कश्मीर में पथराव सैनिकों पर हो रहा था। 2000 से ज़्यादा सैनिक घायल हुए। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को बदल रही थी यूपीए की सरकार। कश्मीर को ग्रेटर ऑटोनॉमी देने की, ज़्यादा स्वायत्तता देने की बात कर रहे थे और ये बड़ा घातक होता। मैंने उस समय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली से उनकी बलिदान स्थली कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की। देश के करोड़ों युवाओं को साथ में जोड़ा और उनको लेकर मैं लाल चौक पर तिरंगा फहराने गया। मुझे 2011 25 जनवरी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, कठुआ में, कि मैं कश्मीर ना जा पाऊँ। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर फेंसिंग कर दी गई, नदी के आगे भी कि ना जा पाए। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, विपक्ष के नेता थे दोनों, वो दोनों मेरे साथ उस यात्रा में शामिल होने आए। मैं उस यात्रा को लीड कर रहा था। दोनों बड़े नेता समर्थन के लिए आए, उनको भी मेरे साथ गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अपने देश में कश्मीर में तिरंगा फहराना अपराध गिना जाता था, रोक लगाई जा रही थी। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उस समय भी वहां पर गए और लाल चौक पर तिरंगा फहराने का साहस किया। ये 5 अगस्त 2019 को आकर बदला, जो हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र भाई की यात्रा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो रेजिग्नेशन देकर आए, नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा के माध्यम से गए, मैंने यात्रा के माध्यम से उसके बाद 2011 में गया। लेकिन कुछ नहीं बदला जी। बदला तब जब देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया और मोदी जी ने 370-35 से सदा सदा के लिए छुटकारा जम्मू कश्मीर को दिला दिया है। आज कश्मीर शांत है, पथराव भी नहीं होता और तिरंगे का मान सम्मान भी बढ़ा है। कश्मीर का विकास भी और आगे से ज़्यादा बढ़ा है। 370 के बाद लोग कहते हैं 2 युग पुरुष नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस कंटेस्ट में। एज ए होम मिनिस्टर आप उनको कैसे देखते हैं 370 के सारे एग्जीक्यूशन में? मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब कोई नेता नरेंद्र मोदी जी जैसा देश में निर्णायक है, निर्णय लेने की क्षमता रखता है, और अमित भाई जैसे व्यक्ति जिसको आप आज के समय का चाणक्य कहते हैं,
उनको पता है रणनीति क्या बनानी है। बहुत इंटरेस्टिंग, आज तक मैंने कभी बताया नहीं, आपके चैनल पे पहली बार बता रहा हूँ। 3 और 4 अगस्त को शायद सैटरडे और संडे था 2019 में। उससे एक हफ्ता पहले कहा गया, हमारी पार्टी की मीटिंग होती कि इस वीकेंड पे कोई सांसद अपने घर नहीं जाएगा। नई नई पार्लियामेंट चुनी गई थी, ट्रेनिंग होगी, और उस ट्रेनिंग का हेड मुझे बनाया गया उस पूरे इवेंट को करने के लिए। मंच संचालन मैं कर रहा था, टीम मैंने बनाई जोड़ी, पार्टी ने मेरे कंधों पर जिम्मेदारी दी। प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अमित भाई थे, और गृह मंत्री भी बन गए थे। इन्होंने उद्घाटन सत्र में आना था। मैं मंच का संचालन कर रहा था, उद्घाटन के समय सबका स्वागत किया, और अमित भाई को उद्घाटन में भाषण देना था। उनका मुझे सुबह फ़ोन आया कि आज सुबह मैं भाषण नहीं दे पाऊँगा, आज मेरा मत रखना। तो मुझे कहा, तो फिर मैंने बदला, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन 4 तारीख थी, तो 3 तारीख को आए नहीं। मैंने सोचा कहाँ इतने व्यस्त थे पार्लियामेंट में सारे दिन, लेकिन पता नहीं कहाँ थे। मैं शाम को उनके पास गया, कहते चल मैं कल देखता हूँ, कल शाम का क्लोजिंग पे पीएम साहब से थोड़ा पहले मेरा देखना, वहाँ पे रख लेना। तो 4 तारीख को लंच भी हो गया। मैंने कहा साहब अनाउंसमेंट कर दो। कहते यार मेरे से आ नहीं जाएगा, तुम पीएम साहब का ही होने दो। मैं बड़ा निराश हो कि अमित भाई नहीं आ रहे, हुआ क्या ऐसा 4 को। लेकिन अमित भाई वो 2 दिन लगातार थे। 370-35 से कैसे हटे, उसके बाद क्या हो सकता है उसको तय करने में, उसकी प्रक्रिया को पूरा करने में, और उसको पास कैसे कराया जाएगा लोकसभा राज्यसभा, जबकि राज्यसभा में हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था। उसके बावजूद भी करके दिखाया। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के चलते ही हो सकता था। इसलिए कहता हूँ ये इतिहास रचा है, और आज के 100 साल बाद भी कोई पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा कि 5-6 अगस्त वो दिन थे जब ये इतिहास रचा गया था। आई एग्री। तो सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में पिछले 1 साल में क्या लगता है सबसे अच्छा बड़ा काम आपके हाथों से क्या हुआ आपके टेन्योर में? इतने कम समय में, जो 9 महीने में लोगों का चैनल नहीं खुलता, आपने 90 दिन में खोल दिया। भारत 24 का आगमन हुआ है, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है सच्ची सही खबर और सही समय पर भारत 24 देश के जन जन तक पहुंचाएगा। आपको मेरी शुभकामनाएं। जब देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, तो आप भी एक नया चैनल लेकर आए, नई सोच को आगे बढ़ाने का, नए भारत में आप काम करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कि सोशल मीडिया को थोड़ा कैसे रेगुलेट करेंगे, कर रहे हैं कुछ रेगुलेट अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए? देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जैसे हम केबल टेलीविज़न नेटवर्क के माध्यम से वो काम करता है। आपकी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपको स्वयं अपने आप को रेगुलेट करना है। इसी तरह से ऑनलाइन जो हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं उसको भी इसी तरह से 3 चरण पर किया गया है। एक अपने लेवल पर जो प्लेटफॉर्म है वो खुद करता है, वो ना कर पाए तो उनकी जो बॉडी है उसको करने का काम करती है, नहीं तो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी तीसरे चरण पर वो करती है। उस लेवल पे बहुत कम केसेस आते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा प्रोएक्टिव रोल जगदीश जी इसमें किया है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने वो किया जो पहले नहीं होता था। ऐसे यूट्यूब चैनल, ऐसे वेब पोर्टल, ऐसे अकाउंट्स जो भारत को तोड़ने की लगातार फिराक में रहते थे, लगातार गलत भय भ्रम अफवाह फैलाने का काम करते थे, और भारत के दोस्त देश जो हैं उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करते थे कि हमारे बीच में कोई टकराव हो। ऐसे एजेंडा के साथ जो चैनल काम करते थे, मैंने 1 बार नहीं 4 बार निर्णय लेकर ऐसे लगभग 95 से ज़्यादा चैनल्स को बंद किया, जिनकी अरबों नहीं खरबों की व्यूअरशिप होगी। हमने उसको बंद करने का निर्णय लिया क्योंकि भारत के खिलाफ वो काम करते थे। ये भी आपने अच्छा कहा कि फैक्ट चेकिंग के नाम पे जहर फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती लोगों को। देखिए, जहाँ एक और PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक करता है, देश का कोई व्यक्ति उनको ट्विटर अकाउंट पर, उनकी वेबसाइट पर जाकर डाल सकता है। सही या गलत है, सरकार की हर बात को सही गलत वो फैक्ट चेक करके आपके सामने रखेंगे, सही या गलत। लेकिन कुछ लोग फैक्ट चेक के नाम पर फसाद करने का काम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। मीडिया को स्वतंत्रता है। मैं तो लगातार
फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता हूँ, अभिव्यक्ति की आज़ादी की हम लगातार बात करते रहे। भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे बढ़कर बात करती और नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुनिश्चित करती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देश को तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं है। आपके प्रोपेगेंडा के पीछे एजेंडा क्या है, वो अगर देश के खिलाफ है तो भारत हमें सबसे प्यारा है। भारत के खिलाफ हम कुछ, अनुराग ठाकुर के खिलाफ कुछ बोलना है, अमित शाह जी के खिलाफ कुछ बोलना है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलना है, चलेगा। लेकिन भारत को तोड़ने के लिए अगर आप एजेंडा के रूप में चलाएंगे और कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो कार्रवाई कानून के अनुसार होगी। बहुत बढ़िया। स्पोर्ट्स की आखिरी एक दो सवाल। स्पोर्ट्स में मिरेकल हुआ आपकी लीडरशिप में, कॉमनवेल्थ में 61 मेडल्स, आप बताइए 22, 16, 23, कितने सारे पुरस्कार, ये कैसे हुआ चमत्कार इतने सालों बाद? इस बार थोड़ा सही मायने में कहूँ तो क्योंकि कोविड 2 साल रहा, बहुत चुनौतियाँ थी जगदीश जी। पिछला टोक्यो ओलंपिक हुआ वो तो बिल्कुल ही कोविड की पीक के समय, मुझे पता है कि खिलाड़ियों को विदेश में भेजना, ट्रेनिंग कराना, वहाँ से वीज़ा लगवाना, उसके बावजूद भारत के खिलाड़ियों ने आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीते। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में हम लोगों ने जीता, जैवलिन थ्रो में। इसके अलावा पैरालंपिक्स में पिछली बार हमारे 19 लोग कंटिजेंट में गए थे, हमने 19 मेडल टोक्यो पैरालंपिक्स में जीते। डेफ ओलंपिक्स में हमने 16 मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम भी एक चुनौती थी क्योंकि शूटिंग इसका हिस्सा नहीं था। पिछली बार शूटिंग के 16 मेडल थे, तो 16 मेडल तो आपके सीधे कम हो जाते, या इस बार उससे ज़्यादा हम जीतते। लेकिन उसके बावजूद हमने 61 मेडल जीतने का काम किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? प्रधान मोदी जी की योजनाएं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप स्कीम, एलीट खिलाड़ियों का रहना, भोजन, ट्रेनिंग, सारा खर्चा हम वहन करते हैं। देश और विदेश में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना भारत सरकार खर्चा वहन करती है और 6 लाख रुपए साल का जेब खर्च अलग देती है साहब, ये पूरे एलीट एथलीट्स को। इसके अलावा 3000 खिलाड़ियों को हम अलग चुनते हैं, देश में 5-5 लाख रुपए साल का उनके हम ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं एक एक एथलीट के, और 1,20,000 रुपये उनको जेब खर्च अलग से देते हैं। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग चलाते हैं, स्टेट ट्रेनिंग सेंटर अलग हैं। 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें से 590 को अनुमति दे दी गई है। पुराने एथलीट्स को हमने कोच के रूप में रखने की, वहाँ पे 1000 रखे जाएंगे। इसके अलावा मैंने 9 महीने में 400 कोचेस नियुक्त करने का काम किया, जो अपने आप में आज तक नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही सोच को आगे बढ़ाया है। और मोदी जी जो करते हैं, खिलाड़ियों के टूर्नामेंट में जाने से पहले बात करना, टूर्नामेंट के बीच में आवश्यकता हो तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए फिर बात करना, चाहे हॉकी टीम से वहाँ पे बात की, यहाँ पे पूजा से बात की कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे, समय समय पर इंटरवीन करना और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना, ये मोदी जी से सीखना चाहिए। और वापस आए तो उनका मनोबल के साथ साथ मेडल जीतने के बाद चाय पिलाना, बात करना और हौसला अफजाई फिर करना। देश के प्रधानमंत्री दुनिया में शायद ही कहीं मिलते हों जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया। 2024 के ओलंपिक्स जो पेरिस में है, क्या प्लानिंग इसी तरह से कुछ हमारे खिलाड़ी वहाँ पर भी अच्छा करेंगे। हमें उनको देश विदेश में जहाँ पर भी ट्रेनिंग चाहिए होगी, पूरे बजट का हम प्रावधान कर रहे हैं। खिलाड़ियों को कोई कमी कहीं नहीं रहेगी और नेशनल फेडरेशन भी अपना रोल निभाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। बेस्ट ऑफ लक। बहुत धन्यवाद जगदीश। थैंक यू सो मच। आपको भी शुभकामनाएं नए चैनल की। बहुत अच्छा लगा।